नमस्कार बच्चों, मैं स्वेल सर फिर एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 8वीं ग्रेड ए मधुश्री पाठमाला इस पुस्तक से चैप्टर क्रमांक 11 एकता टी हाउस का अंतिम भाग। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा था 107 पेज क्रमांक और 108 इस पेज क्रमांक यानी ये पेज क्रमांक हैं मधुश्री पाठ्य पुस्तक के। उसमें 108 पेज क्रमांक का 16 लाइन हमने देखी थी। आज हम लोग देखेंगे वहां से आगे। शायद प्रशंसिका ने इशारतन दाढ़ी बनाने के लिए सुझाव स्वरूप यह शेवर भेजा था। मैंने सहानुभूति जताते हुए कहा, यह तो लेने के देने पड़ जाने जैसा मामला हुआ, मगर एक आइडिया है। वह क्या? रमेश ने प्रफुल्लित भाव से पूछा। मैंने सुझाया, एक काम करो, जब तक चुकाई गई ड्यूटी की राशि वसूल न हो जाए तुम इस शेवर से दूसरों की दाढ़ी बनाओ और पैसे वसूल करो। सुनते ही रमेश पहले तो चौंके, फिर खिलखिलाते हुए हंस पड़े और गले लगा लिया। बच्चों, उस शाम जब रमेश गौड़ टी हाउस के एक टेबल पर बैठे हुए थे और अपने आप को जब वो गर्वित महसूस कर रहे थे, वो गर्वित इसलिए महसूस कर रहे थे क्योंकि उनको एक एक डिबिया के अंदर एक उनके जो फॉलोअर्स थे, फीमेल एडमायरर जो थी, उनकी तरफ से गिफ्ट आया हुआ था दूसरे देश से। और उनको जब ये गिफ्ट लेना था तो उन्होंने वो गिफ्ट कस्टम ऑफिस से ड्यूटी भर के यानी उसके चार्जेस भर के, एक्स्ट्रा चार्जेस भर के वो लिए थे और वो उस गिफ्ट को देखते हुए बैठे हुए थे। तो जब लेखक का वहाँ पे जाना हुआ और उन्होंने वो डिबिया को, उस बॉक्स को, उस गिफ्ट को देखा और वहाँ पे रमेश गौड़ जी ने उनको बताया कि ये जो है मेरी एक फीमेल एडमायरर ने मुझे दिया हुआ है। यानी हम बच्चों एडमायर मतलब फीमेल एडमायरर मतलब यानी उनके एक फ़ैन हम लोग जो बोल सकते हैं, उन्होंने उनको दिया है। लेकिन वो एक थोड़े अचरज में थे, खुश भी थे और परेशान भी थे, क्योंकि उस गिफ्ट से ज़्यादा यानी उस गिफ्ट की कीमत से ज़्यादा इनको वो जो चार्जेस थे, जो कस्टम चार्जेस थे, वो चुकाने पड़े हुए थे। तो लेखक ने जब ये सुना, वो उस गिफ्ट को देखा, तो उन्होंने हंसते हुए उनको कहा, ये तो लेने के देने पड़ गए हुए हैं, और आप के लिए एक मैं राय देना चाहूँगा। तो लेखक ने उनको क्या राय दी बच्चों? उन्होंने कहा, जब तक आपकी ये ड्यूटी की राशि वसूल न हो जाए तब तक आप इस शेवर से यानी दाढ़ी बनाने की मशीन से दूसरों की दाढ़ी करो, दाढ़ी बनाओ और उससे अपने पैसे वसूल करो। तो ये इनकी आइडिया सुनने के बाद रमेश गौड़ जी जो है पहले हंसते हैं और फिर बाद में लेखक को गले लगा लेते हैं। आइए अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। वो ज़माना था कि आसपास दूर दराज के कस्बे शहरों के युवक लेखक और कविता प्रेमी कवियों साहित्यकारों से मिलने सीधे टी हाउस पहुंच जाया करते थे। यानी ये उस दौर का बात है बच्चों, यानी जब कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई शो नहीं। उस वक्त यानी यानी कवियों का, लेखकों का, अच्छे कवियों का, अच्छे लेखकों का कहाँ पे आना जाना था बच्चों? इस टी हाउस पे। और इनके जो फ़ैन थे, इनको मिलने के लिए कहाँ आया करते थे? इसी टी हाउस में आया करते थे। कॉलेज, विश्वविद्यालय का कोई कविता प्रेमी छात्र आता तो अपनी ऑटोग्राफ बुक लेकर ही आता। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट जो पोएम को लाइक करता है, वो जब भी आता तो अपने अपने पोएट की सिग्नेचर यानी ऑटोग्राफ लेने के लिए एक छोटी सी बुक अपने साथ में हमेशा रखता है, एक कॉपी। ऐसी एक शाम प्रदीप पंत भी कवियों के बीच बैठे थे और एक नावांगतुक युवक ने कवियों के ऑटोग्राफ लेना प्रारंभ कर दिया। अभी यहाँ पे लेखक एक और व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम है प्रदीप पंत। ये भी उन कवियों के बीच में बैठे थे, तो एक नया लड़का वहाँ आकर उसने वहाँ पे जितने भी कवि थे उनके ऑटोग्राफ लेने शुरू कर दिए। सभी सम्मेलनी कवियों को वह युवक पहचानता था, मगर प्रदीप पंत से वाकिफ नहीं था। वो जो युवक था जो ऑटोग्राफ ले रहा था, वो सभियों को पहचानता था, लेकिन प्रदीप पंत को नहीं पहचानता था। वे कवि सम्मेलनों में जाते भी नहीं थे। ज्यों ज्यों गीतकार कवि ऑटोग्राफ दे रहे थे, प्रदीप की आतुरता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो स्टूडेंट यानी उनका जो फ़ैन था कवियों का, पोएट्स का, वो ऑटोग्राफ लेते हुए आ रहा था, तो प्रदीप पंत भी यानी उनकी जो खुशी थी अंदर से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि इनका भी ऑटोग्राफ अभी लिया जाएगा। अंतिम तक आते आते प्रदीप पंत ने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उस लड़के को वो नज़दीक आता हुआ उन्होंने देखा, तो इन्होंने भी कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैंने प्रदीप के मन का अंदाज़ा लगाया और उस युवक से कहा, अरे तुम प्रदीप पंत को नहीं जानते? बहुत अच्छे कवि और कथाकार हैं। लेखक ने जब तक वो बच्चा
सभी पोएट्स की ऑटोग्राफ लेते हुए उन तक पहुंचा तो उन्होंने लेखक ने कहा कि तुम प्रदीप पंत को नहीं जानते, ये बहुत ही अच्छे पोएट हैं और स्टोरी टेलर भी हैं, पहले इनके ऑटोग्राफ लो, बाद में मैं दूंगा। लेखक कह रहे हैं उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से, कि पहले इनके लो, एक महान कवि है और साथ में ही एक स्टोरी टेलर भी हैं, पहले इनके ऑटोग्राफ ले लो, बाद में मैं दे दूंगा। युवक ने ऑटोग्राफ पुस्तिका प्रदीप की ओर बढ़ा दी। जैसे ही उस युवक ने लेखक की बात सुनी तो उन्होंने प्रदीप की ओर अपनी ऑटोग्राफ पुस्तिका बढ़ा दी और उनसे सिग्नेचर लेना चाहा। टी हाउस से जुड़ा एक यादगार किस्सा बहुत दिनों तक यार लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा। ये जो पैसेज है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लेखक कह रहे हैं एक और वाकिया जो था, यानी एक किस्सा था, किस्सा मतलब वाकिया था, एक इंसिडेंस था जो लोगों की जुबान पर बहुत दिनों तक था। वो क्या था? नाट्य समीक्षक सुरेश अवस्थी, अभी जो नाट्य मतलब होता है ड्रामा, यानी समीक्षक में होता है रिव्यूअर, यानी क्रिटिक रिव्यूअर जो होते हैं ड्रामा को देखकर उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को बयान करने वाले, ऐसे कौन है? नाट्य समीक्षक सुरेश अवस्थी उन दिनों केंद्रीय, सुरेश अवस्थी कौन थे आइए देखते हैं। उन दिनों केंद्रीय हिंदी निदेशालय में उपनिदेशक थे। अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय मतलब डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी थे, और उसी के साथ उस डिपार्टमेंट में उपनिदेशक थे, यानी डिप्टी डायरेक्टर थे। डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी इस डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कितनी बड़ी हस्ती हैं देखो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री कालूलाल श्रीमाली को, अभी उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री थे उनका क्या नाम था? कालूलाल श्रीमाली। और श्रीमाली जी ने सुरेश अवस्थी को बोलचाल के शब्दों का एक हिंदी अंग्रेजी का जेबी कोश तैयार करने का आदेश दिया हुआ था। यानी इन व्यक्तियों को, यानी ये जो पॉलिटिशियंस लोग थे, यानी जेबी कोश मतलब यानी पॉकेट में रखने वाली एक छोटी सी चिट्ठी, वो फिर वो भाषण हो, कविता हो या जो भी है, इनको तैयार करने के लिए कहा गया था। मैं और रविंद्र कालिया अवस्थी जी के अधीनस्थ थे, यानी ये लेखक खुद और रविंद्र कालिया जी जो थे अवस्थी जी के अधीनस्थ थे, यानी उनके अंडर में ये काम करते थे और कोष निर्माण में अपना योगदान करते थे। ये कहाँ पे काम करते थे? कोष निर्माण में काम करते थे, उसी डिपार्टमेंट में। अवस्थी जी निदेशालय में मंत्रालय और मंत्रालय से निदेशालय भागदौड़ में लगे रहते थे और शाम को दफ्तर बंद होने के समय निदेशालय आकर सहयोग सहयोगियों को इकट्ठा कर लेते थे। कथाकार, पहले बच्चों यहाँ तक समझते हैं। आइए सबसे पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड को समझते हैं, जिसमें से एक है अवस्थी जी निदेशालय से मंत्रालय, यानी निदेशालय का मतलब होता है बच्चों डायरेक्टरेट, मंत्रालय का मतलब होता है मिनिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे अवस्थी जी डायरेक्टरेट से मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री से डायरेक्टरेट, ये आया और जाया करते थे। ठीक है, आइए अभी आगे समझते हैं। कथाकार, बच्चों अभी ये जो मैं नाम पढ़ने जा रहा हूँ ये उस वक्त की दिग्गज और बड़ी हस्तियाँ हैं। ये फेमस पोएट्स हैं, ऑथर हैं, स्टोरी टेलर हैं। आइए देखते हैं नाम कौन से हैं। कथाकार ख्वाजा बदियुज्जमा, नूर नबी अब्बासी और हरी बाबू वशिष्ठ सहित कालिया और मैं भी मजबूरन रुक जाया करते थे। अब ये सभी लोगों के साथ में लेखक और उनके जो साथी थे वो वहाँ पे रुक जाया करते थे। हमारा वह समय टी हाउस जाने का होता था, लेकिन जब इनको मजबूरन रुकना पड़ता था तो उस वक्त उनका टाइमिंग कौन सा हुआ करता था बच्चों? इनका वो जो टाइमिंग था, अपने सुनहरा वक्त उनका बिताने का होता था कहाँ पे? टी हाउस में जाने का हुआ करता था, लेकिन उनके आग्रह करने के बाद इनको वहाँ पे रुकना पड़ता था। एक दिन हम दोनों ने चलने का संकेत किया तो डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने कह दिया, इस काम को आप लोग जल्दी जल्दी निपटा दीजिए, यह मेरे करियर का सवाल है। जब इन दोनों ने निकलना चाहा तो डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने कहा, इस काम को आप जल्दी निपटा दीजिए, यह मेरे करियर का सवाल है। फिर क्या था, बात चल निकली। हम लोग किंचित विलंब से टी हाउस पहुंचे तो मित्रों ने कारण पूछा। बेसाख्ता दोनों के मुंह से निकल पड़ा, सुरेश अवस्थी का करियर बना रहे थे। जब इन दोनों ने अपना काम निपटा दिया और जब टी हाउस देर से पहुंचे तो वहाँ पे जो मित्र इनकी राह देख रहे थे, इनका वेट कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा इतना लेट क्यों हुआ? तो यहाँ पे एक वर्ड है बेसाख्ता, ये उर्दू वर्ड है, इन इसका अर्थ ये होता है मीनिंग बिना डरे। तो बिना डरे इन्होंने क्या कहा,
दोनों के मुंह से निकल पड़ा, क्या निकल पड़ा? सुरेश अवस्थी का करियर बना रहे थे। जब सुरेश अवस्थी ने इनको रोका था और रोकने का कारण ये बता रहा था, बताया हुआ था कि ये मेरे करियर का सवाल है, तो थोड़ी देर रुको और ये बना कर जाओ। तो ये आने के बाद भी उन्होंने दोस्तों को यही बताया कि ये हम सुरेश अवस्थी का करियर बना रहे थे। आइए अगले पैसेज की ओर चलते हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। इसके बाद कोष छपकर तैयार हो गया। अवस्थी जी का करियर भी बन गया। वे संगीत नाटक अकादमी के सचिव नियुक्त हो गए। जैसे उन्होंने ये बात कही कि हम लोग मिनिस्ट्री में अवस्थी जी का करियर बना रहे थे, तो ये जो न्यूज़ थी चारों ओर फैल गई। और उसके बाद में इनका अवस्थी जी का करियर भी बन गया। आगे चलकर वे संगीत नाटक अकादमी के सचिव नियुक्त हो गए। अब ये म्यूजिक और ड्रामा जो एकेडमी थी उसके सेक्रेटरी हो गए। रविंद्र कालिया मौका पाकर धर्मयुग के संपादकीय विभाग में चले गए। अभी जो रविंद्र कालिया थे, धर्मयुग बोलकर एक न्यूज़पेपर था, उसके संपादकीय विभाग में चले गए और इस प्रकरण को याद करके लोग टी हाउस में लंबे अरसे तक ठहाके लगाते रहे। ये जब भी इंसिडेंट्स का जिक्र होता यानी बातें होती, ये इस विषय पर कभी चर्चा होती तो दोस्तों में जोर जोर का हंसना हो जाता था। आइए अब इसके अंतिम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वास्तव में टी हाउस की यादों की परतें इतनी सघन हैं कि एक याद समेटते हैं तो दूसरी उभर आती है। यादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। वास्तविकता यह है कि टी हाउस हम लोगों के लिए लगभग दूसरा घर था। दफ्तर से छूट कर जाने पर बैठकें जमाने का अड्डा था। दोस्त मुलाकातियों से भेंट करने की जगह थी। गपशप करने, दुख दर्द बांटने, दिल बहलाने की स्थली थी। टी हाउस हमारा ड्राइंग रूम भी था और डाइनिंग हॉल भी। देखो बच्चों, जब हम कॉलेज में होते हैं तो हर बच्चों की अलग अलग कहानी होती है। दोस्तों के साथ बिताए हुए पल आप कहाँ बिता रहे हो, एक ऐसी कॉमन जगह होती है जब कॉलेज के सभी बच्चे या उनमें से जो दोस्त हैं वो उनकी एक मखसूस जगह, एक खास स्पेशल जगह तय होती है। वो हो सकता है वो टी हाउस हो, कॉफ़ी हाउस हो या कोई आइसक्रीम पार्लर हो, जहाँ पे कुछ देर के लिए इकट्ठे बैठना ये रोज़ का शेड्यूल हो। ऐसे ही टी हाउस जो था उस वक्त के, उस दौर का, यानी जब ये लेखक 1960 के दशक की बात बताई हुई है इसमें, तो कह रहे हैं कि ये उनके लिए दुख दर्द बांटने, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑथर से, पोएट से, राइटर से, स्टोरी टेलरों से मिलने के लिए वो एक बहुत अच्छी जगह थी। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें, बड़े बड़े लोगों से मिलने और उनके अनुभवों को लेने की जगह थी। तो लेखक कहते हैं कि ये उस वक्त ना सिर्फ एक टी हाउस था, हमारे लिए मानो एक दूसरा घर था। नागार्जुन दिल्ली आते तो टी हाउस के सामने की रेलिंग पर खड़े जरूर नजर आते। देवी शंकर अवस्थी, अजीत कुमार, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी कैनॉट प्लेस आते तो टी हाउस में ज़रूर कुछ क्षण बिताते। विष्णु चंद्र शर्मा के साथ त्रिलोचना जी से पहली भेंट यहीं हुई थी। कभी कभी श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग शुक्ला भी टी हाउस में ताक झांक कर जाया करते थे। हॉट डॉग, बर्गर, डोसा, पराठे, चाय कॉफ़ी पीते पीते, चोंचें लड़ाते, धमा चौकड़ी मचाते और आखिरी बस जाने के कुछ समय पहले तक वहीं अड्डा जमाए रखते। इसके बाद भी भोजन करना होता तो रिगल बिल्डिंग के पिछवाड़े बने रौनक के ढाबे में तंदूरी रोटी दाल खाने पहुंच जाते। हर शाम यह टी हाउस के दिलदारों का आखिरी पड़ा होता था। लेखक ने यहाँ पे जितने भी नाम गिनवाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो या तो अच्छे पोएट हैं, या तो अच्छे राइटर हैं, या तो अच्छे म्यूजिशियन हैं, या तो अच्छे ड्रामा राइटर हैं, या तो अच्छे स्टोरी टेलर हैं। यानी ये बहुत उस वक्त के दिग्गज हैं जो आज भी फेमस हैं। इन सबों के लिए टी हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। बच्चों, आशा करता हूँ कि ये टी हाउस का ये अंतिम पार्ट और उसी के साथ भी जो पहले दो पार्ट बनाए हुए हैं आपको पसंद आए होंगे। जल्दी मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।